गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम इंडिस्ट्रैक्टेबल किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है नीर एयाल ने। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आर्यन का अलार्म फिर से बजता है, तीसरी बार स्नूज करने के बाद। वो अचानक जागकर घड़ी देखता है और घबरा कर बिस्तर से उठ जाता है। ओह नहीं, फिर लेट हो गया। रात को देर तक नेटफ्लिक्स देखते हुए सोने में देर हो गई थी और अब सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने की जल्दी है। जल्दी जल्दी में वो तैयार तो हो जाता है, लेकिन नाश्ता स्किप करना पड़ता है क्योंकि टाइम नहीं बचा। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर रुका तो आदतन फोन निकालकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगता है। कुछ ही पलों में उसे होश आता है कि हरा सिग्नल हुए भी कुछ सेकंड निकल चुके हैं। पीछे वाली कार के हॉर्न की आवाज उसे सचेत करती है। उफ, ध्यान ही नहीं रहा। वो बड़बड़ाता है और आगे बढ़ता है। ऑफिस पहुंचकर भी कहानी ज्यादा अलग नहीं है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन करता है, नोटिफिकेशन की बारिश शुरू हो जाती है। ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, मीटिंग रिमाइंडर। आर्यन एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुरू करने बैठता है, लेकिन 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पाता कि एक और ईमेल पॉपअप उसे क्लिक करने पर मजबूर कर देता है। ईमेल खोलते ही ध्यान भटक जाता है। वह एक के बाद एक मेल देखने लगता है, फिर अचानक एक न्यूज़ आर्टिकल की लिंक पर क्लिक कर बैठता है। 20 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं और जिस रिपोर्ट पर उसे काम करना था, उसका ड्राफ्ट अभी तक खाली ही है। दोपहर तक आर्यन खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हर आधे घंटे में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन उसे ट्रैक से हटा देती है। कभी कोई कोवर्कर आकर बातों में लगा जाता है, कभी फोन पर सोशल मीडिया। नतीजा ये होता है कि लंच तक भी काम की खास प्रोग्रेस नहीं होती। अंदर से उसे बेचैनी होती है कि आज का दिन फिर बेकार जा रहा है। शाम को काम खत्म करने के लिए उसे ओवरटाइम करना पड़ता है। थका हारा जब घर लौटता है तो खुद से निराश होता है। सोफे पर गिरते ही वो सोचता है, आखिर मुझसे क्यों नहीं हो पाता फोकस? मैं दिन भर कुछ खास आउटपुट क्यों नहीं दे पाता? अपने आप को कोसते हुए वो टीवी पर नेटफ्लिक्स चलाकर बैठ जाता है। दिल में हल्का अपराध बोध होते हुए भी यही उसकी आदत बन चुकी है कि स्ट्रेस से भागने के लिए कुछ देर शो देख लिया जाए। उस रात आर्यन ठीक से सो नहीं पाता। उसे एहसास होता है कि यह सिलसिला गलत दिशा में जा रहा है। रोज का यही पैटर्न बन गया है। काम में मन न लगना, बार बार ध्यान भटकना और दिन खत्म होने पर पछतावा महसूस करना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। पर अब जब काम करने बैठता है तो मानो दिमाग काबू में ही नहीं रहता। इसी उधेड़बुन में रात के अंधेरे में छत को घूरते हुए आर्यन फैसला करता है कि कुछ बदलना पड़ेगा। उसे अपने ध्यान को काबू करना होगा ताकि वो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी सके। अगले ही दिन वो इंटरनेट पर समाधान खोजने बैठता है। डिस्ट्रैक्शन से कैसे छुटकारा पाए, फोकस बढ़ाने के तरीके, ऐसे कई शब्द वो सर्च करता है। कुछ समय बाद उसे एक कॉन्सेप्ट मिलता है, इंडिस्ट्रैक्टेबल बनने का, जिसका जिक्र एक आर्टिकल में था। वो पढ़ता है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी हमें डिस्ट्रैक्ट तो करती है, लेकिन असली जड़ हमारे अपने अंदर होती है। ये शब्द इंडिस्ट्रैक्टेबल उसे बड़े दमदार अर्थ वाला लगता है। ऐसा इंसान जो आसानी से भटकता नहीं, जो पूरी तरह अपने चुने हुए काम पर टिके रहने में सक्षम है। आर्यन ठान लेता है कि उसे भी इंडिस्ट्रैक्टेबल बनना है। वो तय करता है कि वो अपने रोजमर्रा के बिहेवियर को गौर से देखेगा और उन कारणों को समझेगा जो उसे भटकने पर मजबूर करते हैं। ये कहानी है आर्यन के उस रूपांतरण की, कैसे उसने आधुनिक डिजिटल डिस्ट्रैक्शनों के बीच खुद को संभालना सीखा, अपनी आदतें बदलीं और एक इंडिस्ट्रैक्टेबल इंसान बनकर दिखाया। आर्यन ने सबसे पहले अपने अंदर झांकने का फैसला किया। उसे समझना था कि ऐसी कौन सी अंदरूनी भावनाएं या स्थितियां हैं जो उसे बार बार डिस्ट्रैक्शन की ओर ढकेलती हैं। उसने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि हमारे ज्यादातर व्यवहार की जड़ किसी न किसी तरह अपनी असहज भावना या तकलीफ से छुटकारा पाने की इच्छा होती है। यानी जब भी हम बोर, परेशान या तनाव में होते हैं, उस डिस्कम्फर्ट से भागने के लिए हम ध्यान भटकाने वाले काम करने लगते हैं। मोबाइल या इंटरनेट बस एक आसान रास्ता बन जाते हैं, मगर असली कारण हमारे अंदर की बेचैनी होती है। इस बात को समझकर आर्यन को एहसास हुआ कि उसे अपने इंटरनल ट्रिगर्स पहचानने होंगे। वे भावनाएं जो हर बार उसे डिस्ट्रैक्शन के रास्ते पर ले जाती हैं। अब उसने ठान लिया कि जब भी उसका मन काम से हटकर किसी और चीज में उलझने को होगा, वो रुककर खुद से पूछेगा, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं?
क्या मैं बोर हो रहा हूँ, परेशान हूँ, तनाव में हूँ या डर रहा हूँ? वह एक छोटी डायरी रखने लगा जिसमें इन भावनाओं को नोट कर सके। जैसे ही उसे काम के बीच अपना फ़ोन उठाकर बेवजह इंटरनेट ब्राउज़ करने का मन होने लगता, वह फ़ौरन लिख लेता कि कौन सी भावना उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। शुरुआत में उसे ये सब अजीब लगा, भला फीलिंग्स लिखने से क्या होगा? लेकिन कुछ ही दिनों में एक पैटर्न नज़र आने लगा। मसलन हर रोज़ दोपहर में लगभग 3 बजे उसे हल्की उदासी और सुस्ती महसूस होती थी, और ठीक उसी समय वो अक्सर यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलकर स्क्रॉल करने लग जाता था। ये उसकी इंटरनल ट्रिगर थी। दोपहर की सुस्ती और काम का दबाव मिलकर एक बेचैनी पैदा करते, जिससे बचने के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेता था। इसी तरह जब भी कोई मुश्किल प्रोजेक्ट सामने आता, उसके मन में असफलता का डर और तनाव बढ़ जाता, और इस तनाव से राहत पाने के लिए वो अक्सर न्यूज़ साइट्स पढ़ने या फ़ोन पर गेम खेलने लगता था। अब जबकि उसने इन ट्रिगर्स को पहचानना शुरू किया, वो हर बार डिस्ट्रैक्शन के लिए हाथ बढ़ाने से पहले ठहर कर सोचने लगा। एक दिन दोपहर 3 बजे फिर उसे भारीपन महसूस हुआ और मन किया कि काम छोड़कर थोड़ी देर वीडियोस देखे। हाथ अपने आप ब्राउज़र की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसे अपनी डायरी की याद आई। उसने गहरी सांस ली और दिल की धड़कन पर ध्यान दिया। हाँ, वो बोर और थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने डायरी में लिखा, समय 3:05, मन ऊबा हुआ है, एनर्जी लो लग रही है, काम में मन नहीं लग रहा। इतना लिखते ही उसका ध्यान उस भाव पर केंद्रित हो गया जो वो महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि हर दिन इस वक्त ऐसा होता है, तो क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए। आर्यन ने उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, पानी पिया और 5 मिनट बाहर बालकनी में टहल आया। ताज़ी हवा से उसे थोड़ा अच्छा लगा। फिर उसने खुद से कहा, अगर अभी मैं यह रिपोर्ट पूरी करने बैठूं तो पहले 10 मिनट मन लगाकर काम करता हूं। 10 मिनट बाद भी अगर मन बहुत उचट रहा होगा तो 5 मिनट का ब्रेक ले लूंगा। ये सोचकर वह वापस कंप्यूटर पर काम करने बैठ गया। खुद को 10 मिनट का ऐसा छोटा चैलेंज देने से उसका मन तैयार हो गया कि बस थोड़ी देर कोशिश करनी है। देखते देखते 10 मिनट बीत गए और वह काम में डूब चुका था। अब उसे ब्रेक लेने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। जिस रिपोर्ट को वो टालने जा रहा था, उसमें थोड़ी देर बाद उसकी रुचि जाग उठी थी। उस दिन आर्यन को एक बड़ा सबक मिला। अक्सर हमारा ध्यान भटकने का जोरदार ख्याल कुछ देर बाद अपने आप शांत हो जाता है। बस यदि हम पहले कुछ मिनट उस असहजता को झेल लें तो आगे काम आसान हो जाता है। आर्यन ने यह भी सीखा कि काम को रोचक बनाकर वो अपने इंटरनल ट्रिगर का रुख मोड़ सकता है। जिन टास्कों को वो बोझिल समझकर टालता था, उनमें थोड़ा खेल का तरीका लाकर उसने उन्हें दिलचस्प बनाना शुरू किया। उदाहरण के लिए, अगर उसे कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखनी है तो वो खुद को छोटा सा टारगेट देता, सिर्फ अगले 15 मिनट में एक पैराग्राफ लिखूंगा, और मोबाइल में टाइमर सेट करके देखने लगा जैसे ये कोई गेम हो। वह देखता कि क्या निर्धारित वक्त में अपना टारगेट पूरा कर पाता है। इस तरीके से उसे चुनौती का एहसास होता और एक बॉस लेवल जैसा लक्ष्य मिलता जिसे हासिल करने में मज़ा आने लगा। कभी कभी वो खुद को छोटे छोटे इनाम भी देने लगा। अगर मैं इस घंटे में ये काम निपटा लूं तो खुद को 1 कप बढ़िया कॉफ़ी रिवॉर्ड में दूंगा। इन बदलावों से नीरस काम भी थोड़ा रोचक बन गया और आर्यन का मन कम भटका। फिर भी सारी कोशिशों के बाद कभी कभी ऐसा होता कि वो अपने ही बनाए नियम तोड़कर अचानक किसी वीडियो में उलझ जाता या सोशल मीडिया चेक करने लग जाता। पहले अगर ऐसा होता तो आर्यन खुद पर बहुत गुस्सा करता और निराश हो जाता, लेकिन अब उसने अपने प्रति नज़रिया थोड़ा नरम रखा। उसने पढ़ा था कि हमें अपने साथ वैसे ही सहानुभूति रखनी चाहिए जैसे हम किसी अच्छे दोस्त के साथ रखते हैं। अगर हमारा मित्र किसी आदत को सुधारने की कोशिश में एक आध बार चूक जाए तो क्या हम उसे हमेशा के लिए नाकारा कह देते हैं? नहीं, हम उसे दिलासा देते हैं कि अगली बार अच्छा करेगा। बस यही बात आर्यन ने खुद पर लागू करनी शुरू की। जब भी छोटी मोटी चूक होती, वो खुद से कहता, कोई बात नहीं, मैं इंसान हूं और बदलाव में वक्त लगता है। अगली बार मैं और बेहतर कोशिश करूंगा। इस आत्म सहानुभूति से उसने देखा कि वह निराश होकर हार मानने की बजाय फिर से ट्रैक पर लौट आता था। खुद को कोसने में जो ऊर्जा नष्ट होती, वो अब आगे सुधार करने में लगने लगी। कुछ हफ्तों की इस प्रैक्टिस के बाद आर्यन महसूस करने लगा कि उसकी विल पावर मानो बढ़ गई है।
अब कोई भावना उठते ही वह ऑटो पायलट मोड में डिस्ट्रैक्शंस की ओर नहीं भागता था, बल्कि ठहर कर उसे ऑब्जर्व करता था। इंटरनल ट्रिगर्स को संभालने की इस कला में वो धीरे धीरे माहिर होता जा रहा था। ध्यान भटकने की प्रवृत्ति पूरी तरह गायब तो नहीं हुई थी, पर अब उससे निपटने के तरीके उसे मिल गए थे। आर्यन के मन में आत्मविश्वास जाग रहा था कि डिस्ट्रैक्शन को हराना संभव है। कम से कम अपने अंदर उठने वाले उस तूफान को तो रोका जा सकता है। इंटरनल ट्रिगर्स पर काम करने के बाद अब बारी बाहरी यानी एक्सटर्नल ट्रिगर्स की थी। वे चीजें जो हमारे आसपास के वातावरण से हमारा ध्यान तोड़ती हैं। आर्यन ने गौर किया कि दिन भर में अनगिनत बाहरी संकेत उसका ध्यान भटकाते रहते हैं। मोबाइल के नोटिफिकेशन की आवाज, ईमेल के पॉपअप, लोगों द्वारा बीच में टोकना, सोशल मीडिया के लगातार अपडेट वगैरह। उसे समझ आया कि जब तक वो इन बाहरी बाधाओं को नहीं संभालेगा, तब तक पूरा फोकस बना पाना मुश्किल होगा। आर्यन ने फैसला किया कि अब वो एक्सटर्नल ट्रिगर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, बल्कि उन्हें अपने मुताबिक नियंत्रित करेगा। उसने खुद से पूछा, ये जो भी बीप एंड पिंग मेरे आसपास बज रहे हैं, क्या ये मेरे काम के लिए ज़रूरी है या मैं इनके इशारों पर नाच रहा हूँ? अब वे हर नोटिफिकेशन के बारे में सोचने लगा कि क्या इसे अभी तुरंत देखना ज़रूरी है। अगर नहीं तो बेहतर होगा इसे बाद में देखा जाए या बंद ही कर दिया जाए। सबसे पहले आर्यन ने अपने मोबाइल फ़ोन को काबू में करने का बीड़ा उठाया। वो फ़ोन जो हर थोड़ी देर में बजकर उसे अपनी ओर खींचता था, अब उसे वश में लाना था। उसने तय किया कि कुछ सबसे ज़्यादा ध्यान भटकाने वाले ऐप्स को फ़ोन से हटा देगा। कई ऐप्स सिर्फ वक़्त खाने के लिए मशहूर थे, जैसे कुछ सोशल मीडिया ऐप्स या वे जो बेवजह न्यूज़ अलर्ट भेजते रहते थे। आर्यन ने ऐसे कुछ ऐप अनइंस्टॉल कर दिए जिन ऐप्स की ज़रूरत तो थी, लेकिन जिन्हें खोलते ही वो घंटों फंस जाता था, जैसे इंस्टाग्राम। उन्हें भी उसने फ़ोन से हटाकर तय किया कि अब से सिर्फ कंप्यूटर पर वो भी तय समय में उनका इस्तेमाल करेगा। उसने अपने फ़ोन की होम स्क्रीन भी साफ सुथरी कर दी, केवल काम की और उपयोगी ऐप्स सामने रखी, ताकि फ़ोन खोलते ही गैर ज़रूरी चीज़ें आंखों के सामने ना आए। सारे गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन बंद कर दिए, खासकर सोशल मीडिया, गेम और शॉपिंग वाले ऐप्स के। अब फ़ोन पर वही नोटिफिकेशन रह गए जो वाकई ज़रूरी थे, जैसे बैंक के अलर्ट या महत्वपूर्ण कॉल आदि। बाकी समय के लिए उसने डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगाना सीख लिया, ताकि जब वो गहराई से काम कर रहा हो तो फ़ोन पूरी तरह शांत रहे। केवल फ़ोन ही नहीं, आर्यन ने अपने कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस पर भी एक्सटर्नल ट्रिगर्स को हैक किया। ऑफिस में काम करते समय अब वह अपना ईमेल इनबॉक्स हर 5 मिनट में चेक करने के बजाय दिन में 2-3 खास समय पर ही खोलेगा। ऐसा उसने प्रण किया। उसने ईमेल और चैट के डेस्कटॉप नोटिफिकेशन भी बंद कर दिए, ताकि जब तक वह खुद न देखना चाहे, कोई नया संदेश स्क्रीन पर पॉपअप बनकर ध्यान न तोड़े। बहुत ज़रूरी काम करते वक्त उसने टीम के लोगों को भी इशारा दे दिया, जैसे अपने डेस्क पर एक छोटा फोकस टाइम का नोट लगा दिया और हेडफोन पहन लिए, ताकि सहकर्मी समझ जाए कि इस समय उसे डिस्टर्ब न करें। शुरुआत में उसे ऐसा करने में झिझक हुई कि कहीं लोग उसे असामाजिक न समझे, लेकिन फिर उसने एक सहकर्मी को अपने नए टाइम बॉक्स्ड शेड्यूल के बारे में बताया और कहा कि महत्वपूर्ण काम के दौरान वो खुद बाद में आकर बात करेगा। लोग धीरे धीरे उसकी गंभीरता समझने लगे और बेवजह टोकना कम कर दिया। आर्यन ने अपने कंप्यूटर पर बिखरे हुए ढेर सारे आइकॉन, टैब और फालतू खुली ब्राउज़र विंडोज़ का भी सफाया किया। पहले उसका डेस्कटॉप स्क्रीन कुछ ऐसी थी कि खोलते ही दर्जनों आइकॉन और फाइलें बिखरी नजर आती थीं, जो खुद ही डिस्ट्रैक्शन बन जाती थी। उसने अलग अलग फोल्डर बनाकर ज़रूरी फाइलें व्यवस्थित कीं और गैर ज़रूरी शॉर्टकट हटा दिए। ब्राउज़र में भी एक समय पर केवल वही टैब खुले रखता जिसकी ज़रूरत है, बाकी सब बंद या बुकमार्क कर दिए। इस डिजिटल सफाई से उसका मन ज़्यादा एकाग्र रहने लगा। अव्यवस्था कम होते ही फालतू क्लिक करने के मन भी कम उठने लगे। अपने रोज़मर्रा के काम में भी उसने छोटे छोटे बदलाव किए। लंच या ब्रेक के दौरान ही वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के मैसेज देखता, बाकी समय उन्हें म्यूट पर रखा। परिवार और करीबी दोस्तों को उसने बोल दिया कि अगर कोई ज़रूरी बात न हो तो कार्य समय में कॉल या मैसेज न करें। शाम को फ्री होते ही वो बात कर लेगा। इस तरह लोगों को भी एक तरह से आदत होने लगी कि आर्यन दिन में अपने काम पर पूरा ध्यान देता है।
हालांकि शुरू में कुछ दोस्तों ने शिकायत भी की, तू तो फ़ोन ही नहीं उठाता अब। पर जब आर्यन ने उन्हें समझाया कि वह अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो अधिकतर लोग सहयोग करने लगे। कुछ दोस्त तो उसकी इस आदत से प्रभावित होकर अपने फ़ोन पर भी फोकस मोड लगाने लगे। धीरे धीरे आर्यन ने हर बाहरी ट्रिगर को परखना सीख लिया। जिसका कोई फ़ायदा नहीं, उसे हटाना या बंद करना शुरू कर दिया। अब अगर कोई ऐप या नोटिफिकेशन उसे उसके चुने हुए काम से दूर करता दिखता तो वो खुद से पूछता, क्या ये एक्सटर्नल ट्रिगर मुझे ट्रैक्शन यानी मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है या मुझे भटका रहा है? अगर भटका रहा होता तो वो बिना किसी अपराध बोध के उसे बंद कर देता। इन बदलावों का असर जल्द ही दिखने लगा। अब आर्यन एक ही काम को पहले की तुलना में कम समय में निपटा पाता, क्योंकि बीच बीच में ध्यान टूटने के विराम कम हो गए थे। उसे एक अजीब सी मानसिक शांति भी महसूस होने लगी, जैसे उसका मस्तिष्क पहले से कम हलचल और शोर में काम कर रहा हो। जो चीज़ें पहले अनजाने में उसका वक्त चुरा लेती थीं, अब उन पर लगाम थी। आर्यन को लगने लगा कि सचमुच वो अपने वातावरण को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता है, बजाय इसके कि बाहरी चीज़ें उसे नियंत्रित करें। आर्यन को अब एक और अहम सबक मिला, अपने समय का ढांचा बनाना। उसे एहसास हुआ कि अगर दिन भर क्या करना है इसका एक साफ प्लान नहीं होगा तो वो कभी भी पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन से नहीं बच पाएगा। उसने एक बात पढ़ी कि जब तक हमें पता न हो कि हमारा ध्यान किस काम पर होना चाहिए, तब तक हम किसी चीज़ को डिस्ट्रैक्शन नहीं कह सकते। यानी जब तक आपको ये नहीं पता कि आपका ध्यान किस चीज़ पर होना चाहिए, आप नहीं समझ सकते कि कौन सी दूसरी चीज़ आपको भटका रही है। ये बात आर्यन को अंदर तक छू गई। सच में अभी तक उसकी दिनचर्या में कई खाली वक्त के स्लॉट थे जिनका कोई तय उपयोग नहीं था, और वही खाली समय अक्सर फ़ोन या टीवी के हवाले हो जाता था। इसका हल निकला टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है कि आप अपने दिन का हर हिस्सा पहले से एक खास काम के लिए निर्धारित कर दें। कैलेंडर में दिन भर की पूरी रूपरेखा बना लें। सोने जागने से लेकर काम, आराम, मनोरंजन, हर चीज़ के लिए समय तय कर लें। आर्यन ने ठान लिया कि अब से वो हफ्ते की शुरुआत में ही पूरे सप्ताह का एक टाइम टेबल तैयार करेगा। सबसे पहले उसने अपने जीवन में सबसे अहम चीज़ों की लिस्ट बनाई, जैसे उसका स्वास्थ्य, उसका करियर और ऑफिस प्रोजेक्ट्स, उसका परिवार और दोस्त और खुद का फ्री टाइम। फिर उसने इन सब को संतुलित करते हुए दिन के अलग अलग हिस्से बांट दिए। उदाहरण के लिए उसने सुबह एक्सरसाइज और मेडिटेशन के लिए समय बांधा, ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे अहम काम के लिए लगातार 2 घंटे तय किए, दिन में ईमेल और मीटिंग के लिए अलग स्लॉट रखा, शाम को परिवार के साथ समय निर्धारित किया और सोने से पहले करीब 1 घंटा हल्के मनोरंजन के लिए भी कैलेंडर में ब्लॉक कर दिया। इस तरह सोने जागने से लेकर काम और आराम तक सबके लिए समय तय था। शुरू में आर्यन को चिंता थी कि इतना सारा शेड्यूल फॉलो कर पाना मुश्किल होगा। सचमुच पहले हफ्ते उसका टाइम टेबल परफेक्ट नहीं चल पाया, लेकिन उसने इस अभ्यास को भी काम का हिस्सा बना लिया। हर हफ्ते 15 मिनट निकालकर वो अपने कैलेंडर को रिव्यू करता था। कहाँ वो शेड्यूल से हटा, कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा समय लग गया या किस काम के लिए कम वक्त था, ये सब नोट करके वह अगले हफ्ते एडजस्ट कर लेता। मसलन पहले हफ्ते उसने देखा कि रोज़ सुबह जिम जाने का समय 6 से 7 रखा था, लेकिन वह लगातार नहीं जा पाया, तो अगले हफ्ते उसने व्यायाम का समय थोड़ा बढ़ाकर 6 से 7 बजे किया और रात को थोड़ा पहले सोने की कोशिश की ताकि नींद पूरी हो सके। इसी तरह ऑफिस के एक प्रोजेक्ट के लिए रोज शाम 1 घंटा कम पड़ रहा था, तो उसने किसी कम ज़रूरी काम से समय काटकर वहां जोड़ दिया। इस तरह हफ्ते दर हफ्ते उसका टाइम बॉक्सिंग शेड्यूल बेहतर और व्यावहारिक बनता गया। टाइम बॉक्सिंग का सबसे बड़ा फायदा आर्यन को यह हुआ कि अब उसे हर पल पता रहता था कि उसे किस काम पर ध्यान देना है। अगर दोपहर 3 बजे उसके कैलेंडर में लिखा था कि रिपोर्ट लिखनी है, तो बस वही उसका उस पल का लक्ष्य होता। फिर अगर ध्यान भटक कर कुछ और करने का मन करता भी, तो वह खुद को याद दिलाता, यह समय रिपोर्ट का है, 4 बजे के बाद मैं बाकी चीज़ें देख लूँगा। इस तरह बिना सोचे समझे ब्राउज करने या फ़ोन उठा लेने की आदत काफ़ी हद तक कंट्रोल में आने लगी। उसने अपने दिन में मनोरंजन और आराम के लिए भी वक्त निर्धारित किया था, इसलिए जब वह काम के समय काम करता तो मन में यह तसल्ली रहती थी कि शाम को मैं आराम से अपना पसंदीदा शो देखूंगा या दोस्तों संग चैट करूंगा।
इससे काम के दौरान उसे बाहर की चीजें मिस कर जाने का डर बहुत कम हो गया। आर्यन ने खास ध्यान रखा कि टाइम टेबल में अपनों के लिए और अपने लिए समय जरूर शामिल करे। पहले वह अक्सर अपॉइंटमेंट या डेडलाइन जैसी चीजें तो कैलेंडर में डालता था, लेकिन अपनी माँ से फ़ोन पर बात करना या दोस्तों से मिलना, ये सब जब फुर्सत मिले तब के लिए टल जाते थे। अब उसने हर हफ्ते तय कर लिया कि गुरुवार शाम परिवार के साथ डिनर करेगा और उस दौरान फ़ोन दूर रखेगा, या शनिवार शाम दोस्तों के साथ बाहर जाएगा। इसी तरह अपने शौक और रुचि के कामों जैसे गिटार प्रैक्टिस या किताबें पढ़ना के लिए भी हफ्ते में कुछ स्लॉट उसने सुरक्षित कर लिए। इन समयों को वो उतना ही महत्वपूर्ण मानता था जितना किसी ऑफिस मीटिंग को। परिणाम ये हुआ कि न सिर्फ उसका काम सुधरा, बल्कि जीवन का संतुलन भी। काम के अलावा जो चीज़ें उसे खुशी देती थीं, उनके लिए भी समय निकलने लगा। उसके परिवार को अच्छा लगने लगा कि अब आर्यन हफ्ते में नियमित रूप से समय निकालकर उनका हाल चाल लेता है, और दोस्तों को भी महसूस हुआ कि वो पहले से ज़्यादा मौजूद रहने लगा है, क्योंकि अब वो अपना काम समय पर निपटा लेता था और सोशलाइज करने के लिए भी समय निर्धारित था। टाइम बॉक्सिंग ने आर्यन की जिंदगी में एक तरह से अनुशासन की रीढ़ बना दी। अब खाली समय बेवजह ऑनलाइन इधर उधर भटकने में जाया नहीं होता था। जो भी करना है वह पहले से कैलेंडर में लिखा होता था, तो दिमाग भटकने की बजाय उसी दिशा में लगता। फिर भी लचीलापन बनाए रखने के लिए आर्यन ज़रूरत पड़ने पर अपने शेड्यूल में बदलाव करना जानता था। अगर कोई आकस्मिक काम आ जाए या मूड में बदलाव हो, तो वह अगले हफ्ते का प्लान उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता। पर कुल मिलाकर अब उसके पास हर दिन का एक नक्शा होता था, जो उसे बताता था कि किस पल उसे किस रास्ते पर चलना है। इस नक्शे के होते हुए अब उसके ध्यान के भटक कर जंगल में खो जाने की आशंका बहुत कम हो चुकी थी। आर्यन की मेहनत रंग ला रही थी। इंटरनल ट्रिगर्स को संभालना, बाहरी बाधाओं को हटाना और टाइम बॉक्सिंग, इन तीनों रणनीतियों ने उसकी प्रोडक्टिविटी को 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन फिर भी इंसान कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता है। कुछ मौक़ों पर आर्यन ने पाया कि जानते बूझते हुए भी वह फिर से पुराने पैटर्न में फिसलने लगा। एक रात जब वह काफ़ी थका हुआ था, तो उसने सोच रखा था कि सिर्फ 10 बजे तक लैपटॉप पर काम करेगा और फिर सो जाएगा। मगर उस रात एक दोस्त ने नई वेब सीरीज़ की चर्चा छेड़ दी और आर्यन खुद को रोक नहीं पाया। वो बस एक एपिसोड देखने के लालच में पड़ गया, जो अंततः 3 एपिसोड तक खिंच गया। अगली सुबह फिर उसे पछतावा हुआ। ऐसी स्थितियों के लिए आर्यन ने एक और तकनीक अपनाई, प्री कमिटमेंट, जिसे साधारण भाषा में पैक्ट कहा जा सकता है। प्री कमिटमेंट यानी पहले से ही खुद के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करना जिससे भविष्य में अगर मन बहके भी तो आपके पास विकल्प कम रह जाए। इस तरीके को बड़े सफल लोग अपनाते हैं। वे खुद पर बाकी सबसे ज्यादा भरोसा नहीं करते, बल्कि ऐसे कदम उठा लेते हैं कि भटकने के मौके ही न रहें। आर्यन ने भी सोचा कि क्यों न अपने लिए कुछ पैक्ट बना लिए जाए जो उसे मुश्किल वक्त में पटरी से उतरने से रोके। पहला पैक्ट था एफर्ट पैक्ट। इसका मतलब था किसी डिस्ट्रैक्शन को इतना असुविधाजनक बना देना कि आदतन उस ओर जाना आसान न रहे। आर्यन ने सोचा, उसकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन फ़ोन है, काश कोई इसे इस्तेमाल करना ही मुश्किल कर दे। फिर उसे एक आइडिया आया। हर रात सोने से पहले वह अपना स्मार्टफोन घर में एक अलग कमरे में रख कर आएगा, ताकि अगर रात को वेब सीरीज़ या सोशल मीडिया देखने का मन भी करे तो उसे बिस्तर छोड़कर दूसरे कमरे तक जाना पड़े। कुछ दिन ये आजमाने के बाद कमाल हो गया। देर रात बिना वजह फ़ोन चलाने की आदत लगभग खत्म हो गई, क्योंकि आलस्य में वह उठकर लेने जाता ही नहीं था। इसी तरह दिन में जब गहराई से काम करना होता तो वह अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके दराज में बंद कर देता या कुछ देर के लिए किसी भरोसेमंद सहकर्मी को थमा देता था। इसके अलावा उसने कंप्यूटर पर भी ऐसे ऐप डाउनलोड किए जो ध्यान भटकाने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक कर देते थे या खोलने पर एक लंबा जटिल पासवर्ड मांगते थे। इन छोटी छोटी बाधाओं ने बड़ा असर दिखाया। अब अगर कभी उसके हाथ खुद ब खुद फेसबुक खोलने को मचलते तो स्क्रीन पर ब्लॉक्ड का संदेश आता और तब उसे होश आता कि नहीं, अभी काम पर लौटना है। दूसरा था प्राइस पैक्ट, यानी अपने ऊपर एक जुर्माना या दांव लगाना, ताकि अगर आप अपने लक्ष्य से हटें तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़े। ये तरीका मज़ेदार भी था और डराने वाला भी, क्योंकि असर इसका पक्का होता है।
आर्यन ने अपने जिम जाने के लक्ष्य के लिए एक प्राइस पैक्ट बनाया। उसने अपने एक दोस्त से बोल रखा था कि अगर वो हफ्ते में 3 दिन जिम न जाए तो उसे उस दोस्त को 1,000 रुपये देने होंगे। पहले ही हफ्ते सोमवार और मंगलवार वो आलस कर गया और बात याद आते आते बुधवार को भागा भागा जिम पहुंचा। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगातार 3 दिन मिस हो चुके थे। दोस्त ने मुस्कुराकर हाथ फैला दिया। आर्यन को वादा निभाना पड़ा और 1,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना ने उसे गहराई तक प्रभावित किया। अब अगले हफ्ते से वो चाहे कुछ भी हो जाए 3 दिन जरूर जिम जाने लगा। बीमार ना हो तो कोई बहाना नहीं चलेगा। उसने अपने काम के प्रोजेक्ट्स के लिए भी ऐसा ही एक पैक्ट सेट किया। यदि किसी डेडलाइन तक काम पूरा ना हुआ तो टीम के सभी साथियों को वो लंच या डिनर पार्टी देगा। इस तरह पैसे या संसाधन दांव पर लगाने से आर्यन की प्रतिबद्धता काफी बढ़ गई। उसे मालूम था कि अगर वो लक्ष्यों से भटका तो तुरंत जेब पर चोट पड़ेगी या लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये ख्याल ही उसे ट्रैक पर रखने के लिए काफी था। तीसरा और सबसे गहरा पैक्ट था आइडेंटिटी पैक्ट। इसका सिद्धांत यह है कि आप खुद को जिस नज़र से देखने लगते हैं आपके काम काज भी वैसे ही ढलने लगते हैं। अगर आप खुद को एक जिम्मेदार और अनुशासित व्यक्ति मानते हैं तो चाहकर भी उस छवि को गिराना नहीं चाहेंगे। आर्यन ने फैसला किया कि वह खुद की पहचान इंडिस्ट्रैक्टेबल व्यक्ति की बनाएगा, यानी ऐसा इंसान जो आसानी से ध्यान भटकने नहीं देता। अब वह खुद को इसी नज़र से देखने लगा। मैं आर्यन हूं और मैं एक फोकस्ड इंडिस्ट्रैक्टेबल इंसान हूं। उसने यह बात अपने करीबी लोगों को भी बता दी कि वह अपनी एकाग्रता को लेकर गंभीर है और जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन को न्यूनतम रखना चाहता है। यहां तक कि उसने अपने ऑफिस डेस्क पर एक छोटा सा कार्ड लगाकर सामने रख दिया जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था आई एम इंडिस्ट्रैक्टेबल। ये एक निशानी थी जो हर पल उसे याद दिलाती थी कि उसे अपने नए रूप के साथ न्याय करना है। जब आपके सामने आपकी प्रतिबद्धता यूं लिखी हो तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे आर्यन ने इंडिस्ट्रैक्टेबल होना केवल एक लक्ष्य या तकनीक के रूप में नहीं बल्कि अपनी पहचान के हिस्से के रूप में अपना लिया था। अब यह उसकी जिंदगी का नया नॉर्मल बन गया था। कुछ महीने पहले तक जो आर्यन हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करता था, आज वही आर्यन मीटिंग के दौरान फ़ोन को नज़र तक नहीं लगाता और शाम को जिम की एक्सरसाइज पूरी के बिना घर नहीं लौटता। उसने गौर किया कि लोग भी उसे बदलते नज़रिए से देखने लगे थे। सहकर्मी कहते, यार तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब बड़े ध्यान से काम करते हो। उसके बॉस ने उसके काम की गुणवत्ता में सुधार देखकर उसे एक अहम प्रोजेक्ट लीड करने का मौका दिया। घर पर माता पिता को भी फर्क महसूस हुआ। आर्यन अब बातचीत के दौरान अपना ध्यान भटकने नहीं देता था। आंख में आंख डालकर उनकी बातें सुनता था। दोस्तों के बीच कभी कभार उसे मजाक में बाबा आर्यन बुलाया जाने लगा, क्योंकि जब वे सभी पार्टी के बीच फ़ोन निकालकर चैट करने लगते तो आर्यन हंसते हुए सबको टोक देता, अरे भाई यहाँ हो तो यहीं रहो, सब ठीक है ना, कोई इमरजेंसी तो नहीं। उसके इस सवाल पर कई बार दोस्त शर्मा कर अपने फ़ोन रख देते और कहते, ठीक है बाबा, अब नहीं देखते फ़ोन। यानी आर्यन का इंडिस्ट्रैक्टेबल होना दूसरों को भी थोड़ा बहुत अनुशासित होने के लिए प्रेरित करने लगा था। इस सफ़र में एक अहम मोड़ तब आया जब आर्यन को अचानक एक दिन एहसास हुआ कि पिछले कई हफ्तों से वह लगातार अपने बनाए रूटीन पर चल रहा है और अपने वादों को निभा रहा है। उसने अंदर ही अंदर खुद पर गर्व महसूस किया। यह अहंकार वाला नहीं बल्कि आत्मविश्वास भरा गर्व था कि हाँ, मैं ऐसा इंसान बन चुका हूं जो अपने कहे मुताबिक काम कर सकता है। जाहिर है वह अब भी इंसान था और जिंदगी में परफेक्शन नामुमकिन है। कुछ मौक़ों पर अब भी ध्यान भटकने की नौबत आती, लेकिन आर्यन अब उसे अपनी असफलता की निशानी नहीं मानता था। वह जानता था कि इंडिस्ट्रैक्टेबल होने का मतलब ये नहीं कि कभी ध्यान न भटके, बल्कि इसका मतलब है हर बार भटकाव से लौट आना और दोबारा उसी ध्यान से अपने लक्ष्य पर लग जाना। ये पहचान बन जाने के बाद 1-2 छोटे मोटे विचलन बस रास्ते के पत्थर भर रह गए थे, जिन पर वह फिसलकर तुरंत खुद को संभालना सीख गया था। आर्यन ने एक मनोवैज्ञानिक तरकीब भी अपनाई। वो खुद से कहता था, मैं ऐसा इंसान हूं जो फलां काम नहीं करता। मसलन पहले अगर उसे ऑफिस में सोशल मीडिया से बचना होता था
तो वो खुद से कहता, मुझे सोशल मीडिया नहीं देखना चाहिए। पर अब वो कहता, मैं काम के दौरान सोशल मीडिया देखता ही नहीं। इस छोटे से बदलाव से बड़ा फर्क पड़ा। नहीं देखना चाहिए में जहां अब भी एक संघर्ष और संदेह झलकता था, वहीं मैं नहीं देखता कहने से स्पष्ट हो गया कि यह तो उसके स्वभाव का हिस्सा ही नहीं है। अपने बारे में ऐसी सकारात्मक धारणा बनाने से आर्यन को अपने व्यवहार में लगातार सुधार करने की प्रेरणा मिली। निस्संदेह आर्यन की जिंदगी में यह एक स्थायी परिवर्तन बन चुका था। जो ध्यान भटकना कभी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, अब एक अपवाद बन चुका था। आर्यन खुद इस बदलाव से बहुत संतुष्ट था। उसे लगने लगा था कि अब वह सच में अपने ध्यान पर नियंत्रण करके अपनी जिंदगी को चुन रहा है। यह आज़ादी की भावना थी, जैसे वह अपने समय और ध्यान का मालिक खुद बन गया हो। नए आत्मविश्वास के साथ आर्यन अपनी अगली मंजिलों की ओर बढ़ चला। उसके मन में भरोसा था कि चाहे कैसी भी चुनौतियां आए, वह अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखकर उन्हें पार कर सकता है, क्योंकि अब वह इंडिस्ट्रैक्टेबल बन चुका है। आज आर्यन के रिश्तों में एक नया संतुलन आ चुका है। पहले जहां डिनर टेबल पर या दोस्तों की महफिल में वह खुद भी अपने फोन में उलझा रहता था, अब वह सचेत रहता है कि जब अपने प्रियजनों के साथ हो तो पूरी तरह उन्हीं के साथ रहे। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर यह नियम बना लिया है कि रात के खाने के वक्त टीवी और फोन दोनों बंद रहेंगे, ताकि सब लोग अपने दिन भर के अनुभव खुलकर एक दूसरे से साझा कर सकें। शुरू में सबको अटपटा लगा, मगर जल्दी ही सबने महसूस किया कि इन तकनीक मुक्त पलों में बातचीत का आनंद ही कुछ और है। डिजिटल बैलेंस का मतलब यह नहीं कि आर्यन ने तकनीक से दूरी बना ली है। दरअसल अब उसका रिश्ता डिजिटल तकनीक के साथ और स्वस्थ हो गया है। जो चीज़ें पहले उसका वक्त खा जाती थीं, वे अब सीमित दायरे में हैं। उनकी जगह तय है। उदाहरण के लिए वह अब भी इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता है, मगर दिन में सिर्फ एक बार शाम को 15 से 20 मिनट के लिए, जब वह काम से फारिग होकर आराम कर रहा होता है। उस समय वह दिल खोलकर दोस्तों की पोस्ट्स देखता है, कमेंट करता है, मैसेज के जवाब देता है। लेकिन उस टाइम स्लॉट के बाहर उसे इंस्टाग्राम याद भी नहीं आता, क्योंकि दिन भर उसका ध्यान और कई सार्थक कामों में लगा रहता है। इसी तरह नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा सीरीज वह अब भी देखता है, लेकिन एपिसोड दर एपिसोड लगातार देखने की बजाय हफ्ते में 2-3 एपिसोड प्लान करके देखता है, जिससे मनोरंजन का मजा भी बना रहता है और बाकी काम भी प्रभावित नहीं होते। आर्यन ने अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप में भी ज़रूरत के हिसाब से डिजिटल वेलबीइंग सेटिंग्स लगा रखी हैं। जैसे रात 10 बजे के बाद सभी ऐप्स अपने आप लॉक हो जाते हैं, काम के समय सोशल मीडिया फीड ब्लॉक रहती है आदि, ताकि उसे बार बार खुद नियंत्रण न करना पड़े। सिस्टम अपने आप उसे ट्रैक पर रखे। इन सब बदलावों के चलते आज आर्यन के जीवन में काम और निजी समय का संतुलन कहीं बेहतर हो गया है। तकनीक अब विलेन नहीं रही, बल्कि एक औजार बन गई है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी मर्जी से करता है। रिश्तों में भी उसने खुलापन महसूस किया है। अब जब भी वो दोस्तों या परिवार के साथ होता है तो मन वहीं रहता है, फोन में नहीं। सामने वाले को भी लगता है कि आर्यन सचमुच उनका सम्मान करता है, क्योंकि वह सुनता है, सिर्फ साथ बैठकर स्क्रीन नहीं घूरता। आर्यन को भी अब कोई शिकायत नहीं रहती कि लोग उसे समय नहीं देते, क्योंकि वह खुद सबको पूरा समय देता है और बदले में सब उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। डिजिटल दुनिया और असली दुनिया के बीच उसने एक स्वस्थ सेतु बना लिया है, जिस पर चलकर वो इधर भी खुश है और उधर भी। आर्यन ने एक मनोवैज्ञानिक तरकीब भी अपनाई। वो खुद से कहता था, मैं ऐसा इंसान हूं जो फलां काम नहीं करता। मसलन पहले अगर उसे ऑफिस में सोशल मीडिया से बचना होता था तो वो खुद से कहता, मुझे सोशल मीडिया नहीं देखना चाहिए। पर अब वो कहता, मैं काम के दौरान सोशल मीडिया देखता ही नहीं। इस छोटे से बदलाव से बड़ा फर्क पड़ा। नहीं देखना चाहिए मैं जहां अब भी एक संघर्ष और संदेह झलकता था, वहीं मैं नहीं देखता कहने से स्पष्ट हो गया कि यह तो उसके स्वभाव का हिस्सा ही नहीं है। अपने बारे में ऐसी सकारात्मक धारणा बनाने से आर्यन को अपने व्यवहार में लगातार सुधार करने की प्रेरणा मिली। इंडिस्ट्रैक्टेबल पहचान अपनाने का एक फायदा यह भी हुआ कि आर्यन के आसपास के लोग, उसके परिवार, दोस्त, सहकर्मी अब उसकी प्रायोरिटीज का सम्मान करने लगे। पहले जहां कोई भी कभी भी उसे चैट का जवाब देने या कॉल उठाने की अपेक्षा रख लेता था,
अब सब जानते थे कि वो अपने काम और पर्सनल टाइम को लेकर सजग है, इसलिए ज़रूरी बात के लिए लोग उसे समय लेकर संपर्क करते और बेवजह डिस्टर्ब नहीं करते। आर्यन ने साफ बता दिया था कि वह अपनी लाइफ में फोकस को अहमियत देता है और ज़्यादातर लोगों ने इसे समझकर सहयोग किया। इस तरह उसकी इंडिस्ट्रैक्टेबल पहचान ने उसके रिश्तों को और मजबूत ही किया। उसके दोस्त मित्र अब मुलाकात या बातचीत के दौरान सचमुच एक दूसरे पर ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि सबने अपने डिवाइस नीचे रखकर इंसान को ऊपर रखना सीख लिया है। निस्संदेह आर्यन की जिंदगी में यह एक स्थायी परिवर्तन बन चुका था। जो ध्यान भटकना कभी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, अब एक अपवाद बन चुका था। आर्यन खुद इस बदलाव से बहुत संतुष्ट था। उसे लगने लगा था कि अब वह सच में अपने ध्यान पर नियंत्रण करके अपनी जिंदगी को चुन रहा है। यह आज़ादी की भावना थी, जैसे वह अपने समय और ध्यान का मालिक खुद बन गया हो। नए आत्मविश्वास के साथ आर्यन अपनी अगली मंजिलों की ओर बढ़ चला। उसके मन में भरोसा था कि चाहे कैसी भी चुनौतियां आएं, वह अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखकर उन्हें पार कर सकता है, क्योंकि अब वह इंडिस्ट्रैक्टेबल बन चुका है। आज आर्यन के रिश्तों में एक नया संतुलन आ चुका है। पहले जहां डिनर टेबल पर या दोस्तों की महफिल में वह खुद भी अपने फोन में उलझा रहता था, अब वह सचेत रहता है कि जब अपने प्रियजनों के साथ हो तो पूरी तरह उन्हीं के साथ रहे। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर यह नियम बना लिया है कि रात के खाने के वक्त टीवी और फोन दोनों बंद रहेंगे, ताकि सब लोग अपने दिन भर के अनुभव खुलकर एक दूसरे से साझा कर सकें। शुरू में सबको अटपटा लगा, मगर जल्दी ही सबने महसूस किया कि इन तकनीक मुक्त पलों में बातचीत का आनंद ही कुछ और है। अपने दोस्तों के साथ भी आर्यन ने डिजिटल बैलेंस बना लिया है। अब अगर वे लोग साथ में मूवी देखने या कॉफ़ी पीने जाते हैं, तो आर्यन पहल करके अपना फ़ोन साइलेंट पर रख देता है और कहता है, चलो अगले 1 घंटे फ़ोन नहीं देखते, सिर्फ मस्ती करते हैं। उसकी देखा देखी अक्सर दोस्त भी फ़ोन किनारे रख देते हैं। अगर बीच में कोई अनजाने में फ़ोन निकाल भी ले, तो आर्यन विनम्रतापूर्वक पूछ लेता है, सब ठीक है ना, कोई ज़रूरी काम आ गया क्या? इस सवाल के बाद अक्सर सामने वाला थोड़ा संभल जाता है और फ़ोन वापस जेब में रख लेता है। बिना किसी को डांटे या शर्मिंदा किए आर्यन ने एक तरीका निकाल लिया है लोगों को वर्तमान पल में लौटाने का। इस आदत से उसके दोस्त भी खुश रहते हैं, क्योंकि मिलने जुलने का असली मकसद अब पूरा होने लगा था। डिजिटल बैलेंस का मतलब यह नहीं कि आर्यन ने तकनीक से दूरी बना ली है। दरअसल अब उसका रिश्ता डिजिटल तकनीक के साथ और स्वस्थ हो गया है। जो चीज़ें पहले उसका वक्त खा जाती थीं, वे अब सीमित दायरे में हैं, उनकी जगह तय है। उदाहरण के लिए वह अब भी इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता है, मगर दिन में सिर्फ एक बार शाम को 15 से 20 मिनट के लिए, जब वह काम से फौरिग होकर आराम कर रहा होता है। उस समय वह दिल खोलकर दोस्तों की पोस्ट्स देखता है, कमेंट करता है, मैसेज के जवाब देता है। लेकिन उस टाइम स्लॉट के बाहर उसे इंस्टाग्राम याद भी नहीं आता, क्योंकि दिन भर उसका ध्यान और कई सार्थक कामों में लगा रहता है। इसी तरह नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा सीरीज़ वो अब भी देखता है, लेकिन एपिसोड दर एपिसोड लगातार देखने की बजाय हफ्ते में 2-3 एपिसोड प्लान करके देखता है, जिससे मनोरंजन का मज़ा भी बना रहता है और बाकी काम भी प्रभावित नहीं होते। आर्यन ने अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप में भी ज़रूरत के हिसाब से डिजिटल वेलबीइंग सेटिंग्स लगा रखी हैं, जैसे रात 10 बजे के बाद सभी ऐप्स अपने आप लॉक हो जाते हैं, काम के समय सोशल मीडिया फीड ब्लॉक रहती है आदि, ताकि उसे बार बार खुद नियंत्रण न करना पड़े, सिस्टम अपने आप उसे ट्रैक पर रखे। इन सब बदलावों के चलते आज आर्यन के जीवन में काम और निजी समय का संतुलन कहीं बेहतर हो गया है। तकनीक अब विलेन नहीं रही, बल्कि एक औजार बन गई है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी मर्जी से करता है। रिश्तों में भी उसने खुलापन महसूस किया है। अब जब भी वो दोस्तों या परिवार के साथ होता है, तो मन वहीं रहता है, फोन में नहीं। सामने वाले को भी लगता है कि आर्यन सचमुच उनका सम्मान करता है, क्योंकि वह सुनता है, सिर्फ साथ बैठकर स्क्रीन नहीं घूरता। आर्यन को भी अब कोई शिकायत नहीं रहती कि लोग उसे समय नहीं देते, क्योंकि वह खुद सबको पूरा समय देता है और बदले में सब उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। डिजिटल दुनिया और असली दुनिया के बीच उसने एक स्वस्थ सेतु बना लिया है, जिस पर चलकर वो इधर भी खुश है और उधर भी। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।